Hello guys, I think I'm live now. So I'll just start with my introduction. Hello everyone. So my name is Isha. This year I have secured All India rank 384 and this was my fourth attempt. तो चार अटेम्प्ट की जर्नी काफ़ी परसिस्टेंस परसिवियरेंस हार्ड वर्क के बाद और फैमिली के सपोर्ट के बाद फ्रेंड्स के सपोर्ट के बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं. सो मेरी भी स्टोरी कुछ डिफरेंट नहीं है, इट्स द सेम. ब्रीफ बैकग्राउंड, मैं बिहार से आती हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से. उसके बाद फिर मैंने अपनी स्कूलिंग करने के बाद मैंने 5 साल बी एल एल बी इंटीग्रेटेड कोर्स करा है. सो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. साथ साथ मैंने प्रिपरेशन भी करी है और इस बार ये रिजल्ट आया. And my optional, like many of you are asking, so it is law. So first of all, I'll start with बेसिक थिंग्स जो मुझे बताने चाहिए आप लोगों को. उसके बाद फिर आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें आई विल बी रेडी टू आंसर दैट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि जब सक्सेस आया तो रिएक्शन कैसा रहा. तो ऑब्वियसली जब आप 3 बार फेलियर देख चुके होते हो, मैंने मेंस दिया है, ये मेरा तीसरा मेंस था. तो उसके बाद फिर आपको लगता है कि एक अनसर्टेनिटी हो जाती है. बट थैंकफुली मुझे ऐसा लगा था कि इस बार मेरा पेपर भी अच्छा गया था. ऑल्दो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि रैंक थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा और मार्क्स आते मेंस में. बट at times things become unpredictable, but ultimately the result, it was a very happy moment. My family, my friends, everybody was very happy. uh, let's start with the fact कि prelims की कैसे तैयारी की जाती है, स्पेशली जीएस और सीसेट की. तो मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रिपरेशन कोई बहुत ही डिफरेंट है, जैसे ही बाकी सारे टॉपर्स भी आपको बताएंगे कि जीएस की तैयारी के लिए आपको आपके बेसिक एनसीईआरटी की किताबें, स्पेशली हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताबें, बीट आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा फॉर दैट मैटर, आपको वो अच्छे से पढ़ना होता है. फिर आप सोसाइटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप हिस्ट्री से एनसीईआरटी से कर सकते हैं. ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी इज़ द बाइबल बेसिकली. सो अगर हम प्रीलिम्स के देखें तो लास्ट ईयर 2024 का जो पेपर था उसमें ये कहा जा रहा था कि काफ़ी टिपिकल ज्योग्राफी के पेपर्स आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं. तो बट अगर हम एनसीईआरटी को जाके देखें फिजिकल ज्योग्राफी को, तो काफ़ी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठाए गए हैं. तो एनसीईआरटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, 11th-12th एनसीईआरटी स्पेशली फॉर ज्योग्राफी. उसके बाद फिर पॉलिटी के लिए तो हमें लगता है कि लक्ष्मीकांत, लोग कहते हैं कि इसकी यूटिलिटी कम हो गई है, बट आई स्टिल थिंक कि प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत की यूटिलिटी उतनी ही है, तो पॉलिटी के लिए वो हम कर सकते हैं. इकोनॉमी एक ऐसा चीज़ है जो हम, मुझे लगता है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पे नहीं ये कर सकते. इट्स मोर ऑफ करंट ओरिएंटेड और थोड़ी सी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स. तो उसके लिए मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप रेगुलरली थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू जो भी आप पढ़ते हैं उसे थरली पढ़ें. बाकी करंट अफेयर्स जो होते हैं, एंड अदर देन दैट बेसिक एनसीईआरटी जो एटलीस्ट क्लास 11th मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप पढ़ सकते हैं. इसके अलावा एक विवेक सिंह की किताब है इकोनॉमी के लिए, मेरे ख्याल से वो भी इक्वली हैंडी है. द लैंग्वेज इज क्वाइट comprehensive and it's quite easy for people to understand. So I would say that Vivek Singh is something that people can refer to economy, but stick to that one source. uh, उसके अलावा अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही डायनामिक टॉपिक है. तो और इसके लिए कोई भी एक सिंपल बुक इज़ नॉट इनफ, बिकॉज इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत बार बुक से सीमित नहीं होते हैं. बहुत बार हम ये देखते हैं कि एनिमल बिहेवियर पूछ लिया जाता है, या कुछ ऐसे स्पीसीज या कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पूछ लिया जाता है जो हमें नहीं पता होता है. तो हमें, मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए. जो हमारा बेसिक है, जो हम पीएमएफ से कर सकते हैं या शंकर आईएएस से कर सकते हैं, उस पर स्टिक करें. वो हो जाने के बाद जो करंट अफेयर में जो जो स्पीसीज वगैरह है वो हम अगर उस पर ध्यान देते रहें तो हमारा इन्वायरमेंट भी हो जाएगा.
साइंस एंड टेक अगेन वो 4 चैप्टर होते हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी के बायोटेक्नोलॉजी और अदर टॉपिक से रिलेटेड, हम वो कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो समथिंग व्हिच इज़ वेरी करंट ओरिएंटेड, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे कोचिंग हैं जो अच्छा बुकलेट निकालते हैं, अच्छी क्लासेस करवाते हैं। स्पेशली आई वुड लाइक टू रिकमेंड शिवन सर। उन्होंने साइंस एंड टेक का जो कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट बनाया है और उनके जो क्लासेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो एक बार वो कर लिया जाए तो वो काफ़ी होलिस्टिक हो जाता है। तो ये तो रही जीएस की बातें। इसके अलावा सीसैट पे आते हैं, तो सीसैट हम देख रहे हैं कि 2023 के बाद से काफ़ी टिपिकल होने लगा है। 2024 में थोड़ा सा इजी था, बट 2025 में यानी कि इस बार का सीसैट का जो मैंने पेपर देखा, इट वाज इक्वली टफ। So CSAT, especially for people who are not coming from mathematical background, like I am not from a mathematical background या साइंस बैकग्राउंड, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसका मेरे ख्याल से अ, एक ही ऑप्शन है कि हम जितना प्रैक्टिस कर सके सीसैट को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। आपको अगर आप 2-3 महीने तैयारी कर रहे हो, 3 महीने डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप 2-3 घंटा डेली सीसैट लगाएं, स्पेशली जिनको लगता है कि उनका सीसैट थोड़ा सा वीक है। तो क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू इन सीसेट, एंड ऑल्सो यू कैन स्मार्टली व्हाट यू कैन डू, यू कैन पिक टॉपिक्स लाइक आप नंबर सिस्टम को उठा सकते हो, आप क्वांट को उठा सकते हो, जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा मात्रा में आते हैं, क्योंकि अगर आप उनको कर लो तो आप थोड़े सेफ साइड में रहोगे। इसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट कि डू नॉट जस्ट स्टिक टू मैथ्स फॉर getting across the boundary in CSET, because that's not gonna help. You have to be equally thorough with your passages. So कॉम्प्रिहेंशन भी एक लिमिटेड अमाउंट में आपको करना ज़रूरी है। अगर 25 क्वेश्चन है तो आप मेक श्योर कि आप 15 बना कर आएँ, उसके अलावा आप मैथ्स करें, क्योंकि सिर्फ एक पे अब सोली रिलाई करना इतना आसान नहीं रहा है, कंसिडरिंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विच इज़ राइजिंग अगेन एंड अगेन। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आई वुड जस्ट से दैट लेट मी जस्ट टेल यू द स्ट्रैटेजी, उसके बाद आई टेक ऑल द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। तो दैट वाज द सीसेट का स्ट्रैटेजी। उसके अलावा अगर हम मेंस में आए तो पर्सनली मेरे लिए मेंस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको फिर भी एक सर्टेनिटी होती है, एंड आई नो पीपल कैन डिफर ऑन दैट, बट मैंने क्योंकि 3 प्रीलिम्स क्लियर किया है लगातार, तो मुझे प्रीलिम्स में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स एक एप्टीट्यूड होता है, वो थ्रू द टाइम आपके पास आ जाता है। वंस यू डेवलप दैट, इट डज़न्ट मैटर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन, स्पेशली इन द जीएस 1 पेपर, द जीएस पेपर, you would be able to sail through it. कट ऑफ तो आप क्लियर कर ही लेते हो, तो वो एप्टीट्यूड आप डेवलप करने का कोशिश करें। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हो सकता है, जितने आप टेस्ट दोगे उससे हो सकता है, एक स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक से हो सकता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, या फिर नॉर्मल अगर आप अपने मेंटर से पूछेंगे या कोचिंग में पूछेंगे या जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। तो प्रीलिम्स इज समथिंग दैट यू कैन मास्टर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। आई वुडंट से दैट इट इज़ वेरी इजी कि आप एक बार में कर लो, 2 बार में कर लो, वो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन 1-2 साल अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हो एमसीक्यूज की, तो आप में वो एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। बट मेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आपके पास, क्योंकि एक तो मेरा ऑप्शनल ऐसा था कि जिसमें स्कोर बहुत होता नहीं है, तो मेरे साथ वो हमेशा से प्रॉब्लम रहा तीनों मेंस में। बट उसके अलावा भी मेंस में एक टाइप ऑफ अनसर्टिनिटी रहती है कि आप अ, कैसे कॉपी चेक हो रहा है, उस साल की मार्किंग क्या है, किस सब्जेक्ट में पेपर कम हो रहा है, किस सब्जेक्ट में कुछ नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं। और स्पेशली आपका ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू वेरी स्मार्ट व्हाइल चूजिंग द ऑप्शनल, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं जिसमें आप बहुत मेहनत करो, लाइक वन ऑफ माई ऑप्शंस आई वुड से लॉ में, कि आप बहुत मेहनत करोगे, फिर भी यू वुड नॉट बी एबल टू स्कोर व्हाट पीपल इन अदर ऑप्शनल्स आर स्कोरिंग। सो आप वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन आपको मेंस में लेना पड़ता है। उसके अलावा मेंस रिक्वायर्स अ वेरी कंसिस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस। मेरा एक फॉर्मूला है मेंस में कि अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो मेंस के समय,
6 घंटे आई वुडंट से इज इनफ इन दीज 2-3 months विच एवर यू गेट इन मीन्स इट्स नॉट रियली इनफ बट अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो तो यू मेक श्योर कि आप 5 घंटे पढ़ो तो 3 घंटे लिखो बिकॉज देर इज सो मच ऑफ वैल्यू एडिशन विच इज हैपनिंग इन द मार्केट देर इज सो मच ऑफ एक्स्ट्रा कंटेंट विच इज कमिंग सो एक समय था कि 5-6 साल पहले अगर हम जनरल आंसर्स भी लिखते थे तो हमें नंबर आ जाते थे बट अब वो समय नहीं रहा है सो आई गेस मेंस इज समथिंग विच रिक्वायर्स अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट आई मीन दैट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन किसी के लिए मेंस आसान हो सकता है प्रीलिम्स डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए प्रीलिम्स थोड़ा आसान था और मेंस थोड़ा डिफिकल्ट था तो आप उससे आपकी स्ट्रैटेजी वैसी ही होनी चाहिए आप खुद को पहचानें अब हम अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो GS1 का अगर हम बात करें तो GS1 में आपके टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री देन यू हैव सोसाइटी देन यू हैव ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर ऑब्वियसली सो आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर चाहते हो कि मैं नितिन सिंघानिया से कर लूँ या फिर नॉर्मल एनसीईआरटी से कर ले फाइन आर्ट एनसीईआरटी से कर ले तो बहुत बार क्वेश्चंस जो है उसके लेवल पे नहीं आते क्वेश्चंस बहुत बार रैंडम हो जाते हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं आंसर कर पाओगे किसी किताब में आपने नहीं पढ़ा बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इज दैट इफ यू डू नॉट नो देन नोबडी नोज अबाउट इट सो आई वुड से मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी यही रही थी कि मैंने नितिन सिंघानिया थॉरली पढ़ा था 2-3 बार मैंने वो पढ़ा है वो मुझे प्रीलिम्स में भी उसने मुझे हेल्प किया है और मेंस में भी हेल्प करा है सो आप नितिन सिंघानिया पढ़िए उससे जो भी नोट्स बना सकते हैं आप वो बनाइए या तो आप अपने क्लास नोट्स हैं आपके पास तो आप अपने नोट्स बनाए उस क्लास नोट से पढ़िए और एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन जो आप किसी किताब से कर सकते हैं या फिर आप ये ऐसा कर सकते हैं कि आप पुराने PY क्योंकि थीम्स जो है वो एंशिएंट में स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में आप देखोगे वो रिपीटेड रहेंगे तो उस थीम के स्पेसिफिक अगर आप नोट्स बना लो जैसे कि आप विजयनगर पे देखोगे या चोला पे देखोगे या गुप्ता पे देखोगे तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो होते हैं थीम्स पे रिपीटेड होते हैं तो थीम स्पेसिफिक अगर आप नोट्स बनाए आर्ट एंड कल्चर में तो आई थिंक दैट वुड बी अ बिट मोर बेनिफिशियल कमिंग टू हिस्ट्री विच इज मॉडर्न हिस्ट्री आई गेस which is post 1850 the history comes so modern history is something which is easy in GS1 paper spectrum is I think it's more than enough आप spectrum से पूरी तरीके से prelims के लिए भी और mains के लिए भी आप notes बना सकते हो और and that would be very much enough for GS1 अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड हिस्ट्री इज अगेन इट्स अ गैम्बल एक बार क्वेश्चन आया इस साल लाइक 2024 में जब मैंने पेपर लिखा तो 2 क्वेश्चंस आए थे तो किसी बार एक भी क्वेश्चन नहीं आए किसी बार 2 आ जाए किसी बार 3 आ जाए सो इट्स अ गैम्बल सो व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन नॉट डिवोट टू मच टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वास्ट सो टेक अ टॉपर्स नोट और एनी बुकलेट फॉर दैट मैटर जिसे आप 2-3 दिन में ख़त्म कर सको वो आप करो और उसको बाद आप उसको बार बार रिवाइज करो उससे ज़्यादा आप वर्ल्ड हिस्ट्री में करने की ज़रूरत नहीं फिर हम आते हैं सोसाइटी पे सोसाइटी इज I think it's the most scoring topic which you can get in GS1 and it is the most overlooked also because आपके directly 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और वो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर आए अगर आप सोसाइटी में थोड़ा वर्क करिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही सोसाइटी में अगेन मैंने टॉपर्स के नोट्स उठाए 2-3 टॉपर के नोट उठाओ जो आपको टेलीग्राम पे आराम से मिल जाएंगे आप उन टॉपर के नोट से बेसिक जो सिलेबस के टॉपिक्स है लाइक ग्लोबलाइजेशन है वुमेन को रिलेटेड टॉपिक है उन सारे टॉपिक अर्बनाइजेशन है पॉपुलेशन है उन सारे टॉपिक के आप पर्सनली एक बेस नोट अपना बना लो वही 2-4 टॉपिक के टॉपर्स के नोट से उसके अलावा जो भी करंट में आपको मिलता है आप उसे अलग से वैल्यू एडिशन कर लो सोसाइटी में कॉस्ट बेनिफिट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है क्योंकि मुझे ऐसा लगा इस बार मेरे स्कोर भी मुझे 104 स्कोर आया तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने सोसाइटी में वर्क करा था तो वो आपको डिविडेंड देता है तो आप सोसाइटी में अच्छे से काम कर सकते हो क्योंकि वो 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं दे आर इजीली क्रैकेबल सो डू दैट अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी तो आई वुडंट से कि ज्योग्राफी GS1 में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आई थिंक जैसा मैंने बताया कि NCERT जो होता है आपका 11th-12th का and I think that is sufficient for your prelims also and that is sufficient for your mains also. So be very thorough with NCERT. Make notes out of it because mains specific notes would be a bit different from prelims specific notes. You do not have to write word by word, line by line. So आप वो कर सकते हो.
कुछ रिपीटेड टॉपिक होते हैं और सिलेबस क्योंकि काफ़ी डिफाइंड है, एक्सट्रीम इवेंट्स आपसे पूछे जाएँगे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछे जाएँगे, नेचुरल रिसोर्सेज़ के बारे में पूछे जाएँगे। तो सिलेबस क्योंकि काफ़ी डिफाइंड है, तो आप उसके पर्सनल नोट्स बना सकते हो एनसीईआरटी से। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग वी कैन डू अबाउट जीएस। अब अगर हम जीएस 2 पे आते हैं, व्हिच इज़ योर पॉलिटी and then you have your governance, you have social justice and then you have international relation. Polity के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि लक्ष्मीकांत is not very much enough in your mains. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरा एक लॉ बैकग्राउंड था, तो पॉलिटी मेरी उधर से ही कंप्लीट हो जाती है, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़नी पड़ी क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत थॉरली, मेरा पेपर ही होता है, तो मैंने लॉ से पढ़ा था। जनरली जो लोग बोलते हैं कि डीडी बसु पढ़ना पड़ता है या कोई अलग किताब पढ़नी होती है पॉलिटी के लिए, आप कोचिंग के नोट्स भी उठा सकते हो, टॉपर्स की कॉपी उठा सकते हो। मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे वो मेरे ऑप्शनल से ही हो गया था। Governance and social justice, I think these again are they are very easy topics and they are also very much doable. You can again pick up a booklet of any coaching of any topper and then you can make notes out of it. And the same goes for international relation. International relation में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि international relation में आप ज़्यादा तैयारी ना करें, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई किताब पढ़ लूँ इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि 4 क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल। आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करंट होते हैं, सारे करंट होते हैं। तो आप जैसे कि मेंस 365 आता है या किसी भी चीज़ का करंट अफेयर आता है, आप उससे थॉरो रहें। और आपको जो लगता है कि इस साल कोई ब्रिक्स समिट हुआ है या फिर ग्लोबल एआई समिट हुआ है या साइबर टेक्नोलॉजी पे कुछ हुआ है, which is very much concerned to India, वो क्वेश्चन आएगा एंड यू कैन प्रिडिक्ट क्वेश्चन इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो दैट यू कैन डू। यू डो नॉट हैव टू रीड टू मच अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, यू जस्ट नीड टू नो कि ब्रॉड टॉपिक्स क्या हो रहे हैं, ब्रॉड इवेंट्स क्या हो रहे हैं जो एक साल में हुए हैं इंटरनेशनल को लेके, उसके हिसाब से आप पर्सनली नोट्स बना लो। द नोट्स वुड हार्डली बी अराउंड 30 to 40 pages and that would be enough for you. Now we can move on to GS3. I think GS3 is the most typical of all the GS. Score करना काफ़ी difficult होता है and the syllabus is also too much. बहुत ज़्यादा है GS3 में सिलेबस। स्पेशली अगर हम बात करें इकोनॉमी की, लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी पढ़ते रह जाते हैं और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इक्वली हमें ध्यान देना पड़ेगा इन्वायरमेंट पे भी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे भी, साइंस एंड टेक पे भी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिक्योरिटी पे। अगेन इससे 4 क्वेश्चंस आते हैं। सिक्योरिटी इज़ समथिंग मैंने मुझे ऐसा लगा था कि मैंने जो प्रीवियस मेंस थे मेरे, मैंने सिक्योरिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया था, बट इस बार मैंने सिक्योरिटी पे काफ़ी ध्यान दिया, तो मेरी स्कोर्स भी बढ़े उस हिसाब से। तो GS3 में आप इकोनॉमी के लिए अगेन आई वुड से विवेक सिंह इज इनफ, more than enough, but then economy is also very much opinion oriented, current oriented. उसके लिए आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर से आप ले लो या फिर करंट अफेयर मटेरियल से ले लो। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, आप इकोनॉमिक सर्वे को कोट करोगे तो वो वैल्यू एडिशन मिलता है, डेटा एंड वैल्यू एडिशन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे से इकोनॉमी के पेपर में, एंड द क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी फॉर पास्ट 1 to 2 years, द ट्रेंड्स आर बेसिकली आस्क्ड, सो आप उस पर ध्यान दीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक ये भी बहुत डिफाइंड टॉपिक है, आपसे ब्रॉड टॉपिक्स ही पूछे जाएंगे। पोल्यूशन का टॉपिक हो गया, फॉर दैट मैटर फॉरेस्ट का टॉपिक हो गया, या नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, साइबर टेक्नोलॉजी होगी। दीज टॉपिक्स आर वेरी ब्रॉड एंड यू नीड टू हैव योर स्मॉल नोट्स रिगार्डिंग इट। बहुत ज़्यादा आप ये अगर सोचोगे कि मैं निटी ग्रिटी में जाऊँ तो वो पॉसिबल भी नहीं है और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है साइंस एंड इन्वायरमेंट में, वो हमें प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, मेंस के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ब्रॉडली अगर आप इन सारे टॉपिक्स को जो बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से सिलेबस में दिए गए हैं, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर सबसे ज़्यादा वेल डिफाइंड सिलेबस हमारा किसी चीज़ का है तो वो GS3 का ही है, तो उसको आप मेक श्योर करो कि आप उसको यूटिलाइज करो। उसके हिसाब से अगर आप नोट्स बना लें
तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। एंड द सेम गोज़ फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए तो आई थिंक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, आप एनडीएमए के वेबसाइट पे जाओगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप क्या-क्या एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर या हैज़र्ड के लिए क्या-क्या रिस्पॉन्सेज़ हैं, क्या-क्या किया गया है, क्या-क्या नहीं किया गया है। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन कॉम्प्रिहेंसिव। Then we'll come to GS4. I think GS4, your optional and the essay paper, they are the game changers. Uh, तो GS4 में अगेन हमारे पास ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो गैदर करने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल भी नहीं करना है। GS4 में अगर मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैं पहले, जब मेरा मेंस नहीं हो रहा था, तो मैं ज़्यादा पढ़ने पे फ़ोकस कर रही थी और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कंपाइल करने में कोशिश नहीं कर रही थी, और वही गलती होती है। यू हैव टू टेक अ टॉपिक, लेट्स से फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस में आप उसका डेफिनेशन जानते हो, आप उसके 2-3 फिलोसोफर्स जानते हो, आप उसकी थ्योरी जानते हो, आप उसमें 4-5 एग्ज़ाम्पल जानते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। बिकॉज़ अगर आप वो पढ़ते हो ना, तो वही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। एथिक्स में इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्लाई दैट, एंड दैट विल कम ओनली आफ्टर यू स्टार्ट writing the answers. So ethics is the one paper where I think writing is way more important than just reading. तो आप बेसिकली कोई भी बुकलेट उठाओ, फोरम की एक रेड बुक आती है, आप वो उठा सकते हो। फॉर दैट मैटर प्रहार बुकलेट जो आती है ओनली आईएएस की, आप उसे उठा सकते हो। कीप दैट योर एज योर बेस। उसमें भी आप एक एक वर्ड नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, बिकॉज दे सो कि इस इंस्टांस में आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस को आप पर्सनल क्राइसिस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, सुसाइड के केसेस में, एलजीबीटीक्यू के केसेस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ आप क्यूरेट उस समय नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप ये पढ़ लोगे और एग्जाम के टाइम आपको ये याद रहेगा, बट ऐसा रहता नहीं है। ये तभी होगा ना जब आपको उस चीज़ की एक इंटरनलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा, एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है, एटीट्यूड का मतलब ये होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है, या फिर अलग टॉपिक्स हैं उनका मतलब ये होता है। जिस दिन आपके दिमाग में ये घुस जाएगा, उसके बाद जब आप आंसर लिखने लगोगे ना, तो आप खुद ही उस चीज़ को वहाँ पे लिख सकते हो। आप खुद ही अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स वहाँ से ऐड कर सकते हो। डिफरेंट फिलोसोफर्स, डिफरेंट लीडर्स दैट यू नो इन योर पर्सनल लाइफ, देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, यू कैन पुट इट ऑन योर पेपर विदाउट इवन practicing or reading the same, and that will only happen when you start writing it. So ethics में take any material that you can find, read it, prepare notes, add examples, add some value addition, some quotes, some sayings from our mythology, गीता से, महाभारत से, all these things, examples आप गैदर कर सकते हो अलग अलग जगह से, न्यूज़पेपर से, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्पीकिंग ट्री आती है, आप वहाँ से गैदर कर सकते हो। ये सब गैदर करने के बाद आप उसको छोड़ दो। उसके बाद आप लिखने लगो। वंस यू स्टार्ट राइटिंग ना, यू रियलाइज अच्छा वी कैन अप्लाई इट लाइक दैट ऑल्सो, बिकॉज एथिक्स इज नॉट वेरी मच अबाउट रीडिंग, it's much more about understanding. So I think we can do that. Uh, Now we'll come to essay का strategy. I think essay is again इस साल के अगर हम मार्क्स देखें तो essay के मार्क्स काफ़ी कम रहे हैं लोगों के. So essay depends very much upon what the examiner is wanting you to write. The biggest mistake that people can do in essay का topic ना इज दैट दे कैन मिस इंटरप्रेट द ऐसे। और जब आप वो करते हो ना, तो आपके जहाँ 100 नंबर आने रहते हैं एक ऐसे में, आई मीन 50 आने रहते हैं एक ऐसे में, वो आपके कम हो जाके आपके वही 40 भी नहीं, अब मैं कहूँगी 30-20 हो जाता है। तो आप वो मत करिए, आप ऐसे को मिस इंटरप्रेट मत करिए। अगर जिस टाइम आपको लगेगा कि इस चीज़ को मैं सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाती हूँ, आप उसे छोड़ दो, आप दूसरे ऑप्शन पे चले जाओ। और बहुत बार ये मिथ होता है कि मैं अगर सबसे हार्डेस्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी ऐसे को लिखने के लिए, तो आई गेस मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। इवन इफ यू चूज़ द ईजिएस्ट ऑफ द ऐसे which you think that anybody could write this, and you write it better, you'll get as much as marks or maybe more marks than people who are writing hard essays. So that is one thing. Apart from that, what you can do, especially अब हमारा ऐसे 2 तरह का हो गया, एक फिलोसॉफिकल ऐसे होता है और एक जीएस बेस्ड ऐसे होता है।
तो आई डोंट थिंक सो जीएस बेस्ड ऐसे में मैं कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि वो तो आपकी जीएस की ही तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप उसी से वैल्यू एडिशन करके आप अपने ऐसे में जोड़ सकते हो। फिलोसफिकल ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग या आपकी इंटरप्रेटिव स्किल, अगर आपका ऑप्शनल वैसा है, आप उसको आप अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बट इतना भी नहीं करना है कि वो लगे कि ये मैं ऑप्शनल का पेपर लिख रही हूँ या जीएस का पेपर लिख रही हूँ। तो इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है, और ये एप्टीट्यूड आपका तभी डेवलप करेगा अगर आप पीवाईक्यू उठाओगे। अगर आप 2013 से उठाते हो, देयर आर मेनी फिलोसॉफिकल लेसन, यू वुड फाइंड दैट थीम्स आर बीइंग रिपीटेड। सो आप उन फिलोसॉफिकल ऐसे को उठाओ, इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग एवरी ऐसे, बिकॉज एक साल में आपको 8 ऐसे लिखने हो जाएंगे, 4 सेक्शन ए के, 4 सेक्शन बी के। तो अगर आप सारे लिख भी नहीं पा रहे हो ना, आप मेक श्योर करो कि आप एक टॉपिक उठाओ, उस पर 1 घंटा दो ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। आप ब्रेनस्टॉर्म करो, आप उसके पॉइंट्स जॉट डाउन करो, और उसके बाद फिर आप खुद को एनालाइज करो कि क्या ये सही था, एंड देन यू गो टू द सोर्सेज, बिकॉज देयर वुड बी मेनी थिंग्स यू वुड फाउंड इन इंटरनेट जो उसको एक्चुअली एनालाइज कर चुके होंगे। आपको पता चलेगा कि ये तो किसी फिलोसोफर ने बोला है, या किसी लीडर ने बोला है वो, या किसी लिटरेचर में वो कोट है। तो फिर आप उसका मीनिंग देखो, पहले खुद वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। जब आप वो इंटरप्रिटेशन स्किल सीख लेते हो ना, तो आई थिंक वो नैक बन जाता है फिर आपका। तो मैंने भी यही किया था, ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद ही बैठो। आई नो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको जाना होता है, आंसर्स लिखने होते हैं, ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं, बहुत बार मार्क्स आपको आते हैं, बहुत बार आप डीमोरलाइज भी हो जाते हो। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग you need to do. Obviously you have to write papers, you have to get it checked, but more than that, essay, I think personal brainstorming is something which helped me get like this year I scored 112 in essay, which was less than what I scored last year, but I guess this year marking थोड़ी tough हुई है। तो वो आप कर सकते हो, आप बैठो, आप ब्रेनस्टॉर्म करो, आप उसको एनालाइज करो, आपको लगे कि हाँ यही सही तरीका है, उसके बाद आप उसको जाके इंटरनेट पे चेक करो। अगर आपको लगता है कि हाँ सेम उसी लाइन पे आपकी फिलोसफी चल रही है, इसका मतलब आपने वो एप्टीट्यूड डेवलप हो गया। दिस विल कम ओवर द टाइम, डू नॉट थिंक दैट कि आप तुरंत फिलोसफिकल एसेज आप क्रैक कर लोगे, वो समय लगता है। उसके अलावा मैं ऐसे में ये भी बात बताना चाह रही हूँ कि एक फ्लो होता है जो हमें मेंटेन करना होता है, हमें याद रखना चाहिए। एक बॉडी होता है, लोग कहते हैं कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, गेट इट, कंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक इन ऐसे मोर देन कंटेंट योर फ्लो इज इंपॉर्टेंट। आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखनी है, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश भी लिखते हो लेकिन आपका फ्लो है, बहुत कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, हेंस फोर्थ, देयर आफ्टर, या फिर देयर फोर, फर्दर मोर, जो आपके पहले पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट कर रहा है। अगर आप ये काम कर पा रहे हो, अगर आपने ऐसे लिखने के बाद आप खुद अपना ऐसे अगर पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ एक फ्लो बन रहा है, तब वो ऐसे अच्छा है। वरना आप जितना भी कंटेंट लगा दो और उसमें अगर फ्लो नहीं बने, तो आई थिंक तो ऐसे में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो इन सारे स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करोगे, यू कैन डू इट बाय रीडिंग डिफरेंट टॉपर्स ऐसे, यू कैन सी हाउ द फ्लो इज मेंटेन्ड। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वी कैन अप्लाई, और हमारे मार्क्स ऐसे में अच्छे आ सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के बारे में, तो मेरा तो ऑप्शनल लॉ था, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे लिए ये नेचुरल चॉइस थी। ऑल्दो स्कोर बिल्कुल अच्छे नहीं आते हैं इसमें, बट मेरे लिए नेचुरल चॉइस थी, तो मैंने लॉ के साथ ही कंटिन्यू करा। 3 मेंस में मैंने लॉ के साथ ही कंटिन्यू करा है। उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी, कॉलेज की कुछ नोट्स थे, बट उससे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कॉलेज में बहुत ज़्यादा वर्बोज नोट्स बनाते हैं, दैट इज़ नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड इन यूपीएससी। यूपीएससी में द लॉ सिलेबस इज टू मच, इट्स वेरी वास्ट आई वुड से, इसीलिए। But there is one good thing is that most of the questions, like 50 to 60% of the questions, are of repeated themes, so we can prepare like that in our optional. Apart from that, वो एक ही जैन की दुक्की आती है, those are very comprehensive books, which we can use. They are easy to read, they are concise, and we can use them in our law optional preparation. इसके अलावा मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, कलाम आईएएस का भी एक रिसेंटली कोर्स आया था लॉ ऑप्शनल को लेके, मेरे किसी फ्रेंड ने लिया था, तो मैंने उससे उसके नोट्स उठा के देखे। तो सेक्शन बी जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस, उसमें मुझे उसका हेल्प हुआ।
सो वो मेरी लॉ की स्ट्रैटेजी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के बारे में तो आई थिंक इंटरव्यू इज इट्स अ रिलैक्स्ड स्टेज आई वुड से। मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी लेट था, 11 अप्रैल को था मेरा इंटरव्यू, तो मुझे तो काफ़ी समय मिल गया था। बट जनरली लोगों को समय उतना नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका 9 जनवरी से इंटरव्यू शुरू हो गया, तो 20 दिन आपको मिलता है। But eventually you will realize कि howsoever much you study for your interview now, it all boils down to the fact that how confident you are at that day। आप कितने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपके चेहरे पे कितना स्माइल है। एंड ऑल्सो वो थोड़ा लक फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड कैसा है। तो फॉर्चुनेटली मेरा बोर्ड शीलवर्धन सर का था, तो मेरा बोर्ड भी अच्छा था। और शायद मैं भी उस दिन आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इन द मॉर्निंग। तो मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरे भी स्कोर अच्छे रहे, मुझे 195 मिला इंटरव्यू में। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस एंड योर एंटायर लाइफ जर्नी। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैंने बहुत तैयारी करी इंटरव्यू की और उससे मुझे बेनिफिट हुआ, तो दैट वुड नॉट बी द रियलिटी। बिकॉज मैंने तैयारी करी, बट अनफॉर्चुनेटली तैयारी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। द क्वेश्चंस वेर वेरी रैंडम। सो एंड thankfully I could hold on to my calm, and interview went well. So that is what I had to say from my side. Now let me see what you people have been asking. बुक लिस्ट बताओ। बुक लिस्ट तो मैंने बताया है। बुक लिस्ट हिस्ट्री का तो मैंने बता दिया। हिस्ट्री में मॉडर्न मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। एंशियंट के लिए मैंने रमेश आई बेग योर पार्डन आर एस शर्मा, एंड मिडिएबल के लिए सतीश चंद्रा, एंड देन आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने प्रॉपरली नितिन सिंघानिया पढ़ा था। आई थिंक नितिन सिंघानिया इज अ वेरी गुड बुक। I don't know why it doesn't get enough credit, but I think it's a very good book. So मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ा था। Apart from that, पॉलिटी के लिए हिंदी के सॉरी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा था, प्लस मेरा लॉ लॉ बैकग्राउंड है, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी मैंने पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, और उसके साथ ही मैंने विवेक सिंह पढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी तो मैंने बता दिया। 11th 12th इट्स लाइक योर होली बुक। 11th 12th एनसीईआरटी इज होली बुक एंड प्लीज डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट जीसी लियोंग आप पढ़ सकते हो। जीसी लियोंग में वो जो चैप्टर होता है क्लाइमेटिक जोन्स वाला, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन हर बार रहता है उसका, तो उससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी। जैसे कि 2024 में एक क्वेश्चन था कि कूल टेम्परेट वेस्टर्न कूल टेम्परेट मार्जिन वाला जो क्वेश्चन था, जो जनरली लोग गलत करके आए थे, तो वो अगर आप जीसी लियोंग पढ़ते तो आप उससे हो जाता। तो आप उससे जीसी लियोंग उधर से कर सकते हो। एथिक्स के लिए मैंने बताया कि कोई भी बुकलेट आप उठा लो, आप लेक्सिकन पढ़ सकते हो, आप फोरम की रेड बुक पढ़ सकते हो, आप प्रहार पढ़ सकते हो, एनीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स योर वैल्यू एडिशन दैट मैटर्स एंड राइटिंग दैट मैटर्स। द सेम गोज फॉर society, social justice, governance, and all these small topics that you have. You can pick up any booklet. It's not the booklet that matters, but rather the value addition that you do in that from different sources, and how smartly you can do that from different toppers notes, from different newspaper, from different current affair magazine, government websites, government sources like budget, economic survey। ये सारी चीज़ें अगर हम कर सकते हैं तो वो हमें हेल्प करता है। तो यही सारे मेरे सोर्सेस हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेस। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ मैं बता सकती हूँ। जीएस की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। हाउ डू यू रीड बुक्स मल्टीपल टाइम? Okay, so it depends. Like there are few books that I have summarized in my notes, like Spectrum। मैंने 2-3 बार पढ़ा है। 3 साल की 3.5 साल की मेरी तैयारी रही है पूरी तरह से। तो मैंने 2-3 बार स्पेक्ट्रम पढ़ा। उसके बाद आई हैव कंसाइज दैट इन माई नोट्स। सो उसके बाद से मैंने सिर्फ अपने नोट्स ही पढ़े हैं। लेकिन कुछ किताबें होती हैं जो आप नहीं कर, जैसे कि स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो अ वेरी वॉल्यूमिनस बुक, मे बी आप नहीं करना चाहो। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत कभी उसको ये नहीं करी है, मतलब उसको उसके नोट्स नहीं बनाए। तो यू टेक ए हाईलाइटर, यू हाईलाइट इट, हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो वो करने के बाद ना 2-3 बार उसको पढ़ लेते हो, तो वो बुक आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। एक दिन इज वन डे इज मोर देन एनफ टू रिवाइज एनी बुक if you have read it thoroughly and highlighted the important points.
ऑप्शनल मैंने बता दिया, मेरा ऑप्शनल लॉ था। अ, साइंस एंड टेक के लिए करंट ओरिएंटेड, इज इट नेसेसरी नेसेसरी टू रीड 6 and 10 एनसीईआरटी? No, I don't think so. You need to read 6 to 10th एनसीईआरटी, but you do need to read 12th एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर्स जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दैट यू नीड टू रीड। एंड एनसीईआरटी अगर आप साइंस एंड टेक का नहीं भी पढ़ो, जैसे मैंने बताया, अगर आप शिवन सर के नोट से उठा के देख लोगे या उनके क्लासेस देख लोगे, तो आई थिंक वो बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से समझाते हैं। दैट इज मोर देन एनफ, यू डू नॉट नीड एनीथिंग अदर देन दैट। सी सेट के लिए, हाँ, सी सेट के लिए तो मैंने बताया, सी सेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं बहुत प्रैक्टिस, मैंने क्लासेस भी लिए हैं। मुझे याद है मैंने 2022 में अमित अमित गर्ग सर की एक कोचिंग आती है, क्लासेस आती है, वो मैंने ओआरएन से ली थी, तो वो मैंने करा है। उसके अलावा मैंने उसके नोट्स बनाए और उसी को मैंने बार-बार रिवाइज़ किए। पीवाईक्यूज़ आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली आप देखोगे नंबर सिस्टम वगैरह में ना, द थीम्स आर रिपीटेड, दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन। तो अगर आप उसको क्रैक कर लोगे ना, तो आप वो कर सकते हो। एंड स्मार्ट वर्क इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन सीसेट। यू नीड टू गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 80 एंड यू नीड टू रियलाइज़ कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ जाते हैं। 4-5 मिनट किसी भी क्वेश्चन में लगाना इज़ नॉट अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, उससे आपका क्वेश्चन छूट सकता है। तो आप वो कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको लगता है हाँ, ये क्वेश्चन बन जाएगा, उसको बनाओ, आप आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन लग रहा है कि ये मैं पढ़ूँगी, समझने में मुझे 5 मिनट लगेगा, फिर मैं बनाऊँगी, तो वो मत छूओ। सीसेट की यही स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा प्रैक्टिस करो। मैंने 3 महीने, अगर मैं प्रीलिम्स की तैयारी करती थी, तो मैं जितना टाइम जीएस को दे रही थी, उसका मैं 1 आई वुड से 1 हाफ टाइम मैं सीसेट को दे रही हूँ। तो और स्पेशली जब आपका बैकग्राउंड नहीं रहता, तो आप थोड़े डरे रहते हो। तो आई गेस वो डर भी आपको थोड़ा प्रोपेल करता है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो सीसेट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, बट मेक श्योर दैट यू डू मैथ्स ऑल्सो एंड यू डू कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। आप पिक एंड चूज़ ना करो, मेरा पर्सनल सजेशन ये है। हैव यू जॉइन एनी डिफरेंट कोर्सेज? मैंने वाजीराम का लास्ट ईयर स्टेप अप प्रोग्राम करा था, बट दैट वाज ओनली टू राइट आंसर। और उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू का भी सृजन, जो मेंस प्रोग्राम होता है, बट अगेन दैट वाज जस्ट टू राइट। आई डिड नॉट टेक एनी क्लास और स्पेसिफिक लाइक दैट। तो मैं बस जाती थी, आंसर लिखती थी और आ जाती थी। सेल्फ एवेल्युएट या फिर जो एवेल्युएशन उधर से मिलता था, और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा थोड़ा फोकस किया। मैंने एथिक्स के क्लासेस लिए थे, ये मैं बताऊंगी। मैंने एथिक्स का लास्ट ईयर पीयूष सर का क्लास लिया था वाजीराम में। तो दैट वन थिंग, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई। ड्रास्टिकली कोई बहुत बेटर नहीं हुई, बट हाँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है। तो जिनको लगता है कि उनको एथिक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड क्लास दैट यू कैन टेक। सर इज़ वेरी थॉरो, वेरी कॉम्प्रहेंसिव, आपको अच्छे से समझाते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग दैट कैन हेल्प यू। ओके, डिड आई फाइंड एग्जाम टफ? यूपीएससी इज टफ। So when did I start preparing? I started preparing this. I gave my first attempt like straight out of college without any preparation, without even knowing about the syllabus. So मैंने actual preparation 2022 दिसंबर, यानी कि ऑलमोस्ट 2023 से शुरू किया। अ, उस Okay, so did I cover whole book or important chapters only? No, the book that I mentioned now, उसमें तो I have read everything cover to cover, I would say. There are no important chapters or less important chapters. If you are taking a book, every chapter is important. हाँ, there are few topics जिससे ज़्यादा questions आते हैं, that is fine. But you focus that, especially when you are closer to exam, आपको पता है कि इससे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने ही हैं, तो आप उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। बाकी आई वुडंट से कि यू कैन स्किप सम चैप्टर्स और समथिंग लाइक दैट, स्पेशली द बुक्स दैट आई मेंशन्ड। डेली रूटीन, अगेन इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ती थी, ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
बट हाँ, कंसिस्टेंटली आप 7-8 घंटे, 6-7 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ो तो दैट इज मोर देन एनफ। यूपीएससी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड परसिवियरेंस। इफ यू आर परसिस्टेंट, यू डू नॉट टेक लॉन्ग ब्रेक्स। चलो 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया, आप बहुत एग्जॉस्ट बर्नआउट हो जाते हो, यू गो चिल आउट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, बट after that you need to come back to the routine, and that is very important, I think. ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने एक्चुअली पर से कोई क्लासेस, वैसे मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स किया नहीं है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला कोई सीन है नहीं। बट हाँ, जो क्लासेस मैंने करी हैं, जैसे कि मैंने बताया, मैंने सी सेट की क्लासेस करी थी 2-3 महीने, और एथिक्स की क्लासेस करी थी 2-3 महीने अगेन, वो मैंने ऑफलाइन करी है। तो हाँ, आई गेस दैट इज इट। और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, और वी कैन, देन वी कैन। मैम हिंदी मीडियम का ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता है। आई थिंक somebody from हिंदी मीडियम would be able to tell you the reality behind it. I have, but I've heard that there are people who are scoring good in हिंदी medium also. There are rankers. So let's be optimistic. होता है सिलेक्शन, बिल्कुल होता ही होगा, but I would suggest कि you talk to somebody who is from हिंदी medium. Uh, so I think that is it. It was really nice talking to you all. If there are any other question, you can ask me. Uh, One question is कि मैम प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या करें? इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टेज इन यूपीएससी। लाइक आई सेड कि मुझे प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता है, मुझे मेन ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आई थिंक जो मैंने की वो मैं बता सकती हूँ कि मैंने बेसिक किताबें पढ़ी और बहुत बार पढ़ा। जितने बार आप रिवाइज कर सकते हो, आप उतने बार रिवाइज करो। उससे ज़्यादा, जैसे कि मैंने बात करी कि आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है, मैं 2024 की बात बताऊँगी जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर करा। मैंने ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा टेस्ट लिखा होगा, एंड दैट इज़ नॉट अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, बिकॉज़ आई नो पीपल जिन्होंने बिना कोई टेस्ट लिखे, अ, बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस करे, सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करे, प्रीलिम्स निकाला है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी तरह 100 टेस्ट लिखने ज़रूरी हैं। बट मुझे क्या था कि मैं जितने रैंडम कोचिंग के भी जाके टेस्ट देती थी, और मुझे लगता था कि इतने रैंडम क्वेश्चंस को भी मैं अटेम्प्ट करके 90s में या 100 के आसपास स्कोर कर पा रही हूँ, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आप अपनी किताबें पढ़ें, आप उनको रिवाइज करें जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर मैगज़ीन पे रिलाय नहीं करती थी। हाँ, जब लास्ट का समय आ जाता था, तो आप आई डिड यूज़ टू गो थ्रू पीटी 365 वगैरह देख के कि कोई टॉपिक ऐसा है जो नया है, जो मैंने साल भर नहीं पढ़ा है, और जो मुझे एकदम अननोन लग रहा है, फिर मैं उसे पढ़ लेती थी। बट आई एम अ वेरी थॉरो न्यूज़पेपर रीडर, तो आई थिंक वो मुझे हेल्प किया है। मैं 3-3 4-4 घंटे लगा के डेली मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरी आदत पिछले 10 सालों से है। तो आई गेस वो मुझे हेल्प किया है। तो बट देयर आर पीपल जो ज़्यादा न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, उसके अलावा भी उनका हो जाता है। बट आई वुड से कि अगर आप एक भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या हिंदू पढ़ो, अगर आप उसे थॉरली पढ़ते हो, साल भर भी थॉरली पढ़ते हो ना, तो आप में एक पेरिफेरल मेमोरी डेवलप हो जाती है कि ये टॉपिक सुना है, तो आप वहाँ से आंसर्स बना सकते हो प्रीलिम्स में। मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद अगर आपको जो गैप्स फिल करने होते हैं, वो लास्ट में वो जो कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन आते हैं, किसी भी कोचिंग के आते हैं, तो आप वो उठा के देख सकते हो। उसके अलावा आप प्रैक्टिस करो। अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने में कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि आपका उसी से कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो सही है। और अगर नहीं, तो यू टेक द टेस्ट, यू गिव टेस्ट ऑफ रैंडम कोचिंग्स आल्सो, एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर देयर ना, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि वो 2 घंटे आप जाके बैठोगे, आपको ऐसा लगेगा ना कि ये तो मेरा मॉक ही है, मैं तो इतने मॉक ऑलरेडी देकर आई हूँ या देकर आया हूँ, तो मैं ये दे पाऊंगी। तो मेरे साथ लास्ट ईयर ऐसा हो गया कि मैंने इतने सारे मॉक्स लगा लिए थे। Ultimately, prelims is all about your mindset, it is all about your confidence. So once you develop that, once you have a positive mindset, once you feel confident, you will be able to clear prelims. So that is the strategy in prelims.
यूपीएससी पीवाईक्यू थीम्स कैसे रिपीट होते हैं? थीम्स कैसे रिपीट होते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में अब मैं आपको बताऊं तो आप चोलाज ले लो, कभी वो चोला के टेम्पल आर्किटेक्चर पे पूछ लेंगे, कभी वो चोला के न्यूमिस्मैटिक्स पे पूछ लेंगे। द सेम गोज विथ योर विजयनगर एम्पायर ऑल्सो, वो कभी उनके टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लेंगे, कभी उनकी सोसाइटी के बारे में पूछ लेंगे। सो यू पिक अप दीज ब्रॉड थिंग्स, लाइक यू गो टू पॉलिटी, यू हैव पार्लियामेंट को लेके पार्लियामेंट्री कमिटीज पे आप देखोगे बार बार क्वेश्चन आएंगे, कभी वो फाइनेंशियल कमिटीज पे दे देंगे, कभी वो स्पेशली आपके कमिटी और कैग के रोल पे दे देंगे। तो आपको पता चल जाता है जब आप पीवाईक्यू पूछते हो कि ये तो उनका फेवरेट टॉपिक है, ये बार बार आता ही है। तो उस सेंटर स्टेट रिलेशन ले लो आप पॉलिटी में, वो भी बार बार आपसे पूछा जाता है। कभी वो फेडरलिज्म के बारे में पूछ देंगे, कभी वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछ देंगे, कभी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछ देंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली द फेडरलिज्म टॉपिक इज इंटैक्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन इज इंटैक्ट, वट एवर द न्यू हैपनिंग्स दैट हैपन, कभी कन्फ्रंटेशन हो गया गवर्नर और स्टेट को लेके, उसको लेके आप फेडरलिज्म से क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पिक अप द टॉपिक। अगर आपको थीम पता है तो थीम का बेस मटेरियल आपको पता है, उसके बाद जो करंट हैपनिंग हुई है आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल्स कैसे याद करें? आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात कर रहे हो तो याद ही करना पड़ेगा। अगेन मेरा लॉ बैकग्राउंड था तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ, मुझे पहले से याद थे। बट आर्टिकल आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड कर सकते हो ना, 12 पार्ट है, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हो। पार्ट 1 में कितना क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। तो इस तरह से आप अगर खुद ही एक बार पढ़ लो, देख लो, 4-5 बार देखो, खुद ही उसके बाद एक पेपर लो, एक पेन लो और उसके बाद लिखना शुरू करो। जितनी बार गलती करोगे उतनी बार देखोगे, जितनी बार गलती करोगे फिर से आपको याद आएगा कि अच्छा ये था, ये था। उसके अलावा यू डोंट हैव टू नो ईच एंड एवरी आर्टिकल, लेकिन फंडामेंटल राइट ऑल्सो आपको यू नीड टू नो 14, 19, 21, 32, ईच 20। तो हर एक आर्टिकल आपको नहीं याद रखने हैं। जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है आप वो याद रखिए मेंस के लिए, कि आपको पता है कि इस पे आता है, ये आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन आता है तो मैं लिखूंगी, या आर्टिकल 14 पे क्वेश्चन आता है तो वो मैं लिखूंगी। अब बाकी आप प्रीलिम्स के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको आर्टिकल्स उतना याद करने की जरूरत होती है। यूपीएससी डजंट आस्क टू मच अबाउट आर्टिकल्स। इसके अलावा पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए एग्जाम्पल देकर? पीवाईक्यू एनालिसिस जैसे मैंने बोला, पीवाईक्यू को आपको थीम बेसिस के एनालिसिस ही करने पड़ेंगे। आप 2023 से उठा आप अगर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स का पीवाईक्यू एनालिसिस ऐसा होता है ना कि आप प्रीलिम्स का पीवाईक्यू एनालिसिस सिर्फ क्वेश्चंस ना पढ़ें, आप उसके ऑप्शंस भी पढ़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस ये देख लेते हैं प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली कि थीम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म पे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो बस हम बुद्धिज्म जैनिज्म के वो क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि सेक्ट्स पूछा जा रहा है बुद्धिज्म का, ऐसे 1-2 बार क्वेश्चन आया सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म और 4-5 ऑप्शन दे दिए गए, so you make sure that you go to Nitin Singhania or any other book or source that you are reading and read the sects of Jainism also. ठीक है, लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन आए कि बुद्धा को आप तथागत या साख्या मुनि कहते हो, और एक नाथपुता इज यू कॉल इट महावीरा, यू कॉल महावीरा नाथपुता। तो आप ये जाके देखो कि महावीर को हम और किस नाम से बुला सकते हैं, या बुद्धा को हम और किस नाम से बुला सकते हैं। तो PYQ analysis is not just about that one line of question and those 4 options. आप उसके बियॉन्ड जाके रिसर्च करो, और आजकल तो आप गूगल, चैट जीपीटी कहीं भी यूज कर सकते हो। I think researching PYQ is very much important in prelims. In mains, again, it's not the PYQ which is important, rather it is the theme which is important. क्योंकि बहुत बार PYQ ऐसा होता है कि जो करंट हो रही मेंस में करंट क्वेश्चंस के बहुत स्कोप है, स्पेशली GS2 एंड GS3 में, तो उन्हें करने का कोई सीन नहीं है। बट जैसे मैंने बोला, अगर फेडरलिज्म से बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आप फेडरलिज्म उठा के पढ़ लो और उसके करंट
अफेयर्स को आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। उसी तरीके से पीवाईक्यू एनालिसिस होता है। प्रीलिम्स का एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है कि आप क्वेश्चन को भी रिसर्च करो, ऑप्शंस को भी रिसर्च करो, उसके साथ में एडिशनल नॉलेज आप क्या कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, अच्छा अगर ये पूछा है तो ये भी पूछा जा सकता है, वो करो। और मेंस में आप थीम बेस्ड एनालिसिस करो। हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग इफेक्टिवली? आई वुड से कि आंसर राइटिंग आप पढ़ लो पहले। ये बहुत ही अजीब होता है जब लोग बोलते हैं कि नहीं, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग आंसर, दैट डजंट वर्क। You need to have some basic knowledge. Once you have that basic knowledge, you have completed your basic books, you have a good understanding of the subject and the topic. उसके बाद you go to the topper's copy. You take 2-3 days specifically to analyze those topper copies. आपको पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन का डिमांड ये है। पहले आप लिखो मत, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, खुद में सोचो कि इसमें ये लिखा जा सकता था, इसमें ये मैं लिखूंगी। उसके बाद आप ये देखो कि उस टॉपर ने क्या लिखा है। आप वो एप्टीट्यूड डेवलप करोगे ना, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा सा उस लेवल पे सोच रही हूँ जिस तरह से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिख रहे हैं, देन यू पिक अप द पेन एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग, यू राइट एवरी डे without any stop, without any stopping of this. You continue writing every day because writing in mains is very important, very important. So write it effectively, but write it after developing the understanding, like I told you. इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यार मैंने बताया कि इंटरव्यू जो मैं पढ़ के गई थी अपने डैफ से रिलेटेड, अपने लाइफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उससे कुछ पूछा नहीं गया मुझसे। बहुत इट वाज अराउंड माय हॉबीज, दैट वाज वन गुड थिंग। लाइक मेरी फिक्शन, रीडिंग फिक्शन हॉबी है। तो बुक्स से लेके पूछा गया, डिफरेंट राइटर्स ऑथर्स के, विक्रम सेठ के बारे में मुझसे पूछा गया। फिर मुझसे मैंने किसी एक चीज़ में एग्जाम्पल दे दिया था, पिकासो का, द पेंटर। तो उससे उठा के दे स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट पेंटिंग, दे स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग जो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, सरियलिज्म, क्यूबिज्म, एम एफ हुसैन के बारे में। तो जस्ट कि आपको बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो। जो आप बोलते हो वो वही पिकअप करते हैं और उससे वो आपका पूरा इंटरव्यू चला जाता है। तो दैट वाज वन थिंग। इसके अलावा जनरल कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चंस थे, लाइक हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है, बांग्लादेश को रिलेटेड, पाकिस्तान को रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन थे। फिर वुमेन ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, सेक्सुअल हरासमेंट पे क्वेश्चंस थे। And then they asked me to, there was one lady member, she asked me about Bihar, few things which I want to change about Bihar, few things which are good about Bihar and all those things. So मतलब बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था इंटरव्यू, बट थैंकफुली जो भी पूछा मैं घबराई नहीं। जो मुझे नहीं आता था मैंने क्लियरली बोला, सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट बट आई विल सर्टेनली रीड अबाउट इट। एंड आई kept a smiling face and I think they were happy about it, and the chairman and the members, they were also smiling. So इंटरव्यू वैसा ही था। सो इंटरव्यू में अगर आप ये सोचो कि मैं बहुत पढ़ के बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जाऊँ, होता है बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जो बहुत पढ़ के गए उनसे वही पूछा गया एंड दैट इज़ गुड। बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि नहीं भी पूछा जाए, तो इतना इंटरव्यू में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टॉपर्स कॉपी कैसे एनालाइज करनी, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि टॉपर्स कॉपी आप बस क्वेश्चन और आंसर मत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद पहले खुद में देखो कि इसमें मैं क्या लिखती या मैं क्या लिखता, और फिर जाके उसके आंसर्स पढ़ो। तब आपको पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो और टॉपर क्या सोच रहा है, कितना ड्रास्टिक अंतर है या कितना कम अंतर है। कितना कम अंतर है तो आप उससे बेहतर करने की कोशिश करोगे जो टॉपर ने किया है, और कितना ड्रास्टिक अंतर है तब आप उसको मैच करने की कोशिश करोगे। उसी तरह से टॉपर कॉपी को आप एनालाइज करना है, मैं तो यही करती थी। लेकिन टॉपर कॉपी को एनालाइज करना है आपको, आप आंसर राइटिंग करने से पहले टॉपर की कॉपी देखें, आंसर राइटिंग करने के दौरान टॉपर की कॉपी देखें। और जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए आपके क्वेश्चन आपका पोल्यूशन पे आ गया, या फिर आपका बायोडाइवर्सिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन है, या फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है सेम है। वो 5 साल पहले भी वो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अभी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उस क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हो, फिर आप देखो कि टॉपर ने क्या लिखा।
तो आप ऐसे भी एनालाइज़ कर सकते हो। Weekly goals, daily goals. I don't know about goals, but obviously you have to, like, you can't just. I think it's more about the syllabus than unless about the goals. अगर आपको पता है कि मैंने इतना पढ़ा है और इस चीज़ से मैं आंसर्स लिख पा रही हूँ या कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में उसको आंसर कर पा रही हूँ, तो आई थिंक योर किसी टॉपिक से, तो आई थिंक दैट इज इनफ। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लें, पॉलिटी आप पढ़ने लगो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, ज्योग्राफी पढ़ने लगो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोसाइटी या सोशल जस्टिस, इफ़ यू आर वेरी एफिशिएंट यू कैन फिनिश इट इन अ वीक। तो आपको उस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट पुट 1 month in society or governance or international relation, that doesn't there is no cost benefit in that, but हाँ, 1 महीने लेकर अगर आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हो, हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड, वो आप कर सकते हो। Paper back, I don't think so UPSC cares all about this, but I think you need to, if they ask, you must have some good reason, right? So तो आप वो बता सकते हो, बट यूपीएससी इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देती है। आप, दे वुड नॉट, देयर आर बोर्ड्स हु वुड नॉट इवन लुक एट योर डैफ कि आप 12वीं में फेल कर रहे हो या आप 95% नंबर ला रहे हो, सो डोंट बॉदर अबाउट इट। पहले प्रीलिम्स मेंस पे आप ध्यान दें। बाकी इंटरव्यू में देयर वुड बी पीपल जो आपको बताएंगे आपके जितने प्रॉब्लम्स होंगे, आपको जितनी इनसिक्योरिटी है अपने लाइफ को लेके, सबको होती है, मुझे भी होती है कि अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। उन सब चीज़ का, बिलीव मी, हर चीज़ का एक आंसर होता है और आपको उस समय वो आंसर मिल जाएगा। भाग्यश्री, आपका क्या क्वेश्चन है? कोचिंग, आप कहाँ से रह के कोचिंग की? अब मैंने बताया ना, मैंने जो 2 कोचिंग करी है, एथिक्स की करी और सीसैट की करी, वो मैंने यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर से ही करी है। मैम, आपका ग्रेजुएशन किस, मैंने बताया मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉयर हूँ। ओके, आई थिंक दैट इज़ इट। I think I've answered all the questions to best of my knowledge. If there is anything else, you all can ask, or we can end this session. Okay, guys, thank you so much. It was great interacting with all of you. Okay, bye bye. Possession of responsibility is blank. Uh, Again, पहले इंटरव्यू तक आप, I don't think so. You should not leave position of responsibility blank because that reflects badly. Because you want to be an administrator, you have must have done something in your life, school में, college में, कहीं ना कहीं, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ता है। एंड डोंट वरी, वो इंटरव्यू के टाइम देयर वुड बी पीपल टू हेल्प यू आउट, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ये जितना हमें लगता है ना, मैं भी बहुत बॉदर्ड थी अपने डेस्क को लेके कि ये भरना है, वो भरना है, ये खाली हो गया, वो खाली हो गया। इट डजंट मैटर। उस टाइम आपको बहुत लोग आएंगे हेल्प करने के लिए जब आपका मेंस निकल जाएगा, और आपको खुद ही पता चलेगा, अच्छा मैं ये भी की कर सकती थी, मैंने ये भी किया है, मैंने ये लिख दूं, मैं वो लिख दूं। सो देयर आर मेनी थिंग्स, डोंट बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैंने सिर्फ बीए किया है। हाँ, तो आई डोंट थिंक सो ग्रेजुएशन इज द रिक्वायरमेंट ना, तो आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी एन इशू। हाँ, आप इस चैनल पे पूछ सकते हो, आई विल बी रिप्लाइंग टू इट अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन लगा तो। ओके, ओके गाइस, चलो बाय बाय, स्टडी हार्ड।